अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ शेबा गिल। जैसा कि आपको आइडिया है कि हम एक नया प्रोग्राम जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। उस पर हम एक्चुअली जो मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी और हमारे जो सोशल मसाइल हैं वो किस तरह से हमने उनको डील किस तरह से करना है, और इकोनॉमिकल सिचुएशन जो कि किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्या पॉलिसीज़ हैं जो कि हम इदारों के तौर पे और जितने भी यहाँ पे हमारे एस्टेट्स बने हुए हैं वो किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बेसिकली, कि वो इकोनॉमी में अपना रोल किस तरह से अदा कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से सपोर्ट कर सकती है टू एक्सेप्ट द पॉलिसीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो आज मेरे साथ मेरे को एंकर जो हैं मौजूद है राजा वसीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है, और उनकी जो ओपिनियन और उनका जो एनालिसिस है वो देखते हैं कि जो भी हमारी करंट सिचुएशन है वो किस तरह से है पाकिस्तान की, और हम कहाँ खड़े होते हैं इस सिचुएशन को लेके, एंड हाउ वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स बेटर। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। जी वालेकुम, वेलकम, गुड टू हैव यू। इट्स ऑलवेज गुड कि हम दोनों सेम पैरेलल वाइब्स पे जा रहे होते हैं। तो राज साहब, करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की चल रही है और जितने चेंजेस आते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस जितनी बढ़ गई हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जिनको भुगतना पड़ता है। एंड ऑफ द डे तो एक गरीब आदमी जो है वो उसकी जेब में अगर कुछ हो तो वो आप उससे निकलवाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो गई है। वो तब्दील इस तरह से हो गई है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस कदर अब तेज़ी से बढ़ता अनसर्टेन है जी। इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ी है कि जो लोगों की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स थी। किसी ने ये इस तरह से नहीं सोचा था कि हम 500% जो है वो इंक्रीज में चले जाएंगे। देखिए, इस वक्त जो हालात बने हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, इसका कहीं ना कहीं अगर आप तसल्ली से जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो पॉलिटिकल जो यहाँ पे सिनेरियो बना है, ये गुज़िश्ता कोई तकरीबन 4-5 माह की जो सूरत हाल है उसका बड़ा ठीक ठाक इम्पैक्ट आया है, नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। उसमें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो ये चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे जितने भी सूबों के वज़राए आला हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, इनको चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेके बैठ के और एक मुआशी एमरजेंसी जो है उसका नफाज होना चाहिए। मुआशी एमरजेंसी ये नहीं है कि अगर आपके जैसे किसी ज़माने में ये पाकिस्तान में हो चुका है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं तो उनको फ्रीज करवा दें और लोगों की मूवमेंट जो है वो बंद कर दें, इंडस्ट्री को रोक दें, इंपोर्ट्स को भी रोक दें, और जब सारा कुछ रुक जाएगा, आपका रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिर अल्टीमेट ये है कि एक्सपोर्ट भी रुकेगी, उससे तो सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है। अब आपने मुआशी एमरजेंसी ऐसी क्रिएट करनी है कि जिससे आप फैसिलिटेट करेंगे, और बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि किसी भी फील्ड का कोई भी अगर स्पेसिफिक अगर मसला है, अगर किसी का खुदा ना खास्ता किसी की हड्डी टूट गई है ना, तो उसको आप कार्डियोलॉजी नहीं ले जा सकते, उसका फिर डॉक्टर वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा। ऐसे ही आप ऑटोमोबाइल में देख लें, किसी गाड़ी का या किसी बाइक का एक स्पेसिफिक जो है ना उसका वो मैकेनिक चाहिए आपको। ये बड़ी एक आम अल्फाज में मैं लोगों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का दरअसल मसला इस वक्त जो है वो सियासी मसला नहीं है, पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये तो बेचारे वो एक बने हुए हैं ना, एक इनको घुमाया जा रहा है, कभी किसी को बिठा देते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। पाकिस्तान का मसला इस वक्त इकोनॉमी का। ये मसला बार बार हम एक बात करते हैं कि जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, आप फिलवक्त इसको संजीदगी से उनके साथ बैठ के डिस्कस करें और इस चीज़ को जो है ना बड़ा सीरियस लेना चाहिए। राज साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अभी जिक्र किया है कि कभी किसी को लाके बिठा रहे हैं, फिर 10 दिन के बाद कोई और आ रहा है, कोई और वज़ीर आला बन रहा है, ये बन रहा है। ये चेंजेस जो हैं हमारी इकोनॉमी, बेसिकली मसला तो इकोनॉमी का है, और ये जितने भी चेंजेस आते हैं, रिजीम चेंज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, PDM आ गया, नून लीग आ गई, PTI आ गई,
आम लोगों का बिल्कुल इस तरह से उससे मसला ही नहीं है। उनको तो अपने जो महंगाई के मसाइल हैं उनसे मसला है, उनको पेट्रोल की प्राइसेस से मसला है, उनको जिस तरह से डॉलर में हमारी ट्रेड हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट आता है कॉमन मार्केट पे और इंडस्ट्रियल जो जोन्स हैं उन पे, तो वो किस तरह से उसको कैसे डील करना है और ये हम पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है। कारोबार जो है ना उसका एक तरीकाकार शुरू से जो हमने सीखा है वो ये होता है कि आप एक मटेरियल परचेज करते हैं, उसको या तो ला के रख लेते हैं या आपके पास परचेज ऑर्डर होता है, आप उसकी सप्लाई दे देते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि मैंने जो मटेरियल परचेज करना है वो लेना किस बेस पे और लेना किस रेट पे है और किससे लेना है। उसकी वजह यह है कि जो पीछे वेंडर्स हैं उनके पास भी सप्लाई शॉर्ट है, उनके पास भी मटेरियल नहीं है। अच्छा, अगर वो आपसे कमिट करते हैं रेट, अगर वो कमिट करते हैं, वो आपको ये नहीं पता कि किस रेट के ऊपर हमने आगे बेचना है, हमें किस रेट पे मिलना है। सेम गोज विद द सप्लाईज, जितनी भी हमारी जनरल ऑर्डर सप्लायर जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी यही मसला है कि अभी वो अपनी कोटेशन ही नहीं दे सकते। कोटेशन तो आप तब देंगे 15 दिन की वैलिडिटी या 1 महीने की सस्टेनेबिलिटी प्राइसेस में आएगी तो फिर आज आप 220 के हिसाब से दिया आपने, बैंक में चले गए, वहां पे जाके डॉक्यूमेंट लेने के लिए तो वो उन्होंने कहा जी आप 240 दें। अच्छा, ये एक और इसके अंदर ज़िम्नी एक बात ये आ जाती है कि मैं हैरान इस बात पे हूँ, ना तो उस लेवल के ऊपर इस पे बात की जा रही है जिस पे करनी चाहिए, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पे एक्शन लिया गया है। इवन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये उनको भी बड़ा इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि जब आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में हर दौर के अंदर कोई ना कोई माफिया जो है वो सरगर्म हो जाता है। आजकल जो है वो बैंक्स की शक्ल में एक नया माफिया सामने आया और हर छोटी मोटी ब्रांच जो है वो उसका मैनेजर वो अपना वो भरपूर किरदार अदा कर रहा है, बहती गंगा में वो अपना हाथ। मुझे आप ये बताएं कि ये कोई तरीकाकार है, ये कोई सही है। ये तो जैसा आपने जिक्र किया कि हमारे जो एजेंसीज और इदारे हैं वो बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, बट जो मुल्क के हालात में जो चेंजेस आ रहे हैं शायद सबको ही नहीं समझ आ रही हमारी तरह के ये जो टर्न्स ओवर अभी जो पीडीएम के साथ एक बड़ी मिक्सर किस्म की अभी हमारी वो चल रही है हुकूमत। पीपी बैठे हैं सिंध के अंदर, पीटीआई हैं पंजाब के अंदर, ओवरऑल जो है वो नून लीग के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो समझ ही नहीं आती किसी को और वो सबका एजेंडा ही डिफरेंट है और सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, हर कोई अपनी अपनी हुकूमत के अलग एजेंडे पे लेके। पहला जो मसला है ना, जो मुझे जिस चीज़ का अफसोस हुआ है कि हमारे 2 लोग, एक तो जनाब मोहतरम इमरान खान साहब जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक लोगों को उम्मीद थी ना, मैं समझता हूँ कि अगर कभी वो इस पोजीशन पे एग्जेक्टिव सीट पे ना आते ना तो अभी भी लोगों के अंदर एक ना वो एक होता कि चलें जी, एक बड़ी उम्मीद कायम थी इनके ऊपर। दूसरे हमारे जो हैं वो इस वक्त इंतहाई काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जी, इनका वज़ीर आला पंजाब के तौर पे जो किरदार था वो कमाल था जी, गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हर बंदा इनके जो इनके हरीफ से, दुश्मन तो ना मैं कहूँ, इनके जो हरीफ से वो भी इनकी तारीफ करते थे जी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी। अब सबसे बड़ा मसला ये है मियाँ साहब की, जब भी हम तकरीर सुनते हैं, अभी इन्होंने कल एक असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, अब शायद थोड़ा सा जो है ना पुलों के नीचे से पानी जरा ज्यादा गुजर गया जी। तकरीर का अब आगाज करते हैं तो उनको पहले ना 15 नाम जुबानी याद करने पड़ते हैं। मैं इसका भी शुक्रिया, मैं उसका भी शुक्रिया, मैं उसका भी शुक्रिया। ये क्या चक्कर है? ये इसलिए चक्कर ये है कि ये कभी उधर से कुछ पकड़ा है, थोड़ा इधर से पकड़ा है, वो जोड़ तोड़ करके जो आप कह रही हैं कि पीडीएम। अब जब आप लोगों के शुक्रिया ही अदा करते रहेंगे तो क्या आप कौम को प्रोग्राम क्या देंगे? पहले तो मुझे आप ये बताएं। ये तो आपको एक पूरी एक मेजॉरिटी मिलती, और मैं हैरान होता हूँ कि इतने सालों से इनकी जिंदगियां गुजर गई हैं, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनकी सियासत में जिंदगियां गुजर गई हैं, इनको ये क्यों समझ नहीं आती कि हम लोग जब आके हुकूमत में बैठते हैं तो ओपोजिशन को भी तो साथ लेके चलें, एक दूसरे के साथ मिल के बैठे। ओपोजिशन को ये क्यों नहीं समझ आती है कि हुकूमत को आप सपोर्ट करें? इसके ऊपर मैं दोबारा बात आपसे करूंगा। आप बिल्कुल राज साहब से बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शुक्रिया से शुरू करते हैं और 15-20 मिनट डिफरेंट लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ता है। एजेंडा और पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जी हम डिस्कस कर रहे थे कि
ये एक मिक्सचर सा चल रहा है इस वक्त। डिफरेंट हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर डिफरेंट हुकूमतें बैठी हैं और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो उनके बड़े मुख्तलिफ हैं। और राजा साहब, इस चीज़ों ये सारा तो हो गया जो होना था, जिस तरह से हुआ है हम सब के सामने है सारी सिचुएशन। हर हफ्ते जो सरपरस्त आला हैं वो बदल रहे हैं, क्या बन रहा है, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, और ये अपनी ऑब्लिगेशंस की जो इस्लामी दुआएं और थैंक्स करते हैं, इससे हम कब निकलेंगे। और ये सारे जितने बैठे हैं ये सब अपनी अपनी अलग हुकूमतें 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल के टेन्योर्स गुजार चुके हैं, अलग अलग भी कुछ नहीं कर सके, शायद अभी इकट्ठे होकर कुछ पॉजिटिव कर लें। तो उस पर क्या कहना है आपका? देखें, एक तो फिल फॉर जो है ना पूरी कौम को इस बात की यकीन दहानी करवानी बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हालात बेहतर हो जाएं। हाँ, क्योंकि शायद इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ताला वतन अजीज जो है ये ता क़यामत रहेगा इंशाल्लाह। ये जो 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 कुछ भी हो रहा है ना, मैं आपको इसकी एक छोटी सी ये मिसाल देता हूँ। हमारा $1 बिलियन का इशू है, बार बार जाते हैं वो हमारे से, फिर नहीं कोई जो है ना वो शर्त। $123 बिलियन US इन्होंने रिसेंटली जो लास्ट ईयर इनका गया पेट्स पे लगाया। वहाँ पे आप ये गूगल पे भी सर्च करें, आपको पता चलेगा कि $123 बिलियन कुत्ते बिल्लियों पे खर्च दिया है। तो ये 1-2 बिलियन IMF हमें नहीं दे सकते। तो ये हम बात ये कर रहे थे कि इन्होंने अभी रिसेंटली ये लास्ट ईयर के फिगर्स हैं, $123 बिलियन स्पेंड किया है अपने पेट्स के ऊपर। हमारी हुकूमतें जो भी आती हैं, अभी इससे पिछली हुकूमत भी थी, उसने भी जाके इनसे मुआहदा किया था और उसके बाद यहाँ पे आके उसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर टैक्सेस में, बिजली के रेट्स में, हर चीज़ में इजाफा किया गया। उसका ला मोहल्ला बोझ जो है वो गरीब अवाम पे पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्लानिंग के साथ सारा कुछ हो रहा है। आप ये मत कहें कि बिल्कुल सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है, पॉलिटिशियन भी फेल हो गए हैं, हमारी जो अदारे हैं वो भी बिल्कुल बैठ गए। इस वक्त जब ऐसे वो पॉलिसी पे है, हम नहीं ऐसे यस, उनकी जो पॉलिसी है, जो एक मास्टरमाइंड है, वो कोई भी है, हम किसी का नाम नहीं लेते, मगर मैं ये समझता हूँ कि उनकी पॉलिसी ठीक है, वो बिल्कुल अपने कार्ड्स ठीक खेलते हैं, उनका जो स्क्रिप्ट होता है बिल्कुल उसके मुताबिक। आपको ये लगता है कि ये आखिरी सीन है और इसमें ये वाला जो हीरो है इसने अभी जो है ना उन्होंने अपना प्लॉट कंप्लीट किया हुआ, अपनी स्टोरी बनाई हुई है और फिर स्टोरी जो है ना जहाँ पे हमें लगता है फिल्म अब खत्म होने लगी है, वहीं से नया कार्ड प्ले होता है, नया कार्ड वो प्ले करके वो करने। हमें ये करना चाहिए। अब जैसे एक छोटी सी ये आपको मिसाल देता हूँ, हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये क्या है, ये एक अदारा इस तरह का है कि जिसने ये देखना है, अभी जो हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, कि बैंक्स ने जो हमारे साथ जो सलूक किया है इस वक्त और जो कर रहे हैं, कितने बैंक्स हैं जी, 12, 13, 15, ये इन बैंक्स ने जो है वो एक पूरी मोनोपोली बनाई हुई है। ठीक है, ऐसे ही हमने ये देखा है कि जब ये शुगर मिल माफिया एक्टिव हो जाता है, ऐसे ही हम देखते हैं कि कैसे हो जाते हैं, मतलब ये पॉइंट है कि कैसे हो जाता है, कौन करता है, बैकअप क्या होता है। इस अदारे को एक्टिव होना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए इस चीज का कि आप अपने जो रेट्स हैं किसी भी चीज के, कमोडिटी के, जो भी आप प्राइसेस मार्केट में ला रहे हैं, वो रेट आया कि वो जेन्युइन रेट्स हैं। इसका तरीकाकार ये होता है, जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, आप मार्केट में वो रेट देते हैं कि जो थोड़े से मुनासिब पैसे रख के तो आप निकालने की करते हैं। यहाँ पे तो अगर हम देखते हैं कि थोड़ी सी ऑयल के अंदर एक स्पाइक आई तो सीमेंट की बोरी 400 रुपया बढ़ा दी गई। थोड़ा सा जो है वो आया तो वो इधर हमारा जो लोहे का वो है उस पे जो है एकदम से मार्केट जो है वो इस वक्त जा रही है इतनी ऊपर, इतनी रेट्स के हवाले से बात करो, कस्टमर नहीं है या आगे वो सप्लाईज वगैरह वो नहीं है, क्योंकि मुल्क के इस वक्त हालात इस तरह के बने, रेट्स के हवाले से मार्केट इतनी तेज हमने कभी देखी ही नहीं। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बिल्कुल नीचे है, वहाँ पे रेट्स बहुत कम है। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम बिल्कुल लवारस करके ना, कोई चेक करने वाला नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये मैं पूछता हूँ कि ये कब तक सिस्टम चलेगा, इसका जिम्मेदार कौन हो? फिर भी इदारे हर वक्त एक्टिव होते हैं और आप कह रहे हैं कि कोई चेक करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब अगर आप कोई काम शुरू करें, आपके फौरन FBI वाले भी पहुंचेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के भी मसाइल आएंगे, XYZ बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो उठ के आपसे पूछने आ जाएंगे। वो उस वक्त कैसे एक्टिव हो जाते हैं? और ये जो एक बिजनेस माफिया क्रिएट हुआ है, अभी आपने ही जिक्र किया कि
कभी शुगर की प्राइसेस रेज हो रही हैं, कभी हमारे पास गंदम का फुकदान हो गया, और कभी हमारे जो है स्लोगन चल जाता है, हाँ हम ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, नेशन तो हम कभी बन ही नहीं पाए कि वो एक ट्रेंड चला जी हमने इंपोर्ट खत्म करनी है और एक्सपोर्ट शुरू करनी है, पूरा मुल्क कहता है एक्सपोर्ट बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ, उसका बैकअप क्या देते हैं। तो ये बिजनेस माफिया जो भी किसी भी बिजनेस को रेज किया जाता है और फिर वो बड़े अच्छे सरप्लस में जाता है, जो कि लोगों के लिए नहीं होता, लोगों के लिए नुकसानदेह होता है, बट इंडिविजुअल्स के बेनिफिट्स होते हैं। वो कैसे, मतलब वो माफिया की क्या स्टोरी है? देखिए ये जो है ना, कैसे उठता है एक डिपार्टमेंट और फिर खुद से खामोश हो जाते हैं, फिर दूसरा, ये भी बारियां लगी हुई हैं सॉर्ट ऑफ। ये बड़ी एक मुनासिब सी तकसीम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई 10 लोग बैठे हैं तो 2 लोग ही सारा चंक अपना उठा के ले जाएं, बाकी 8 लोग उनका मुंह देखते हैं जी। इंडस्ट्री भी कोई चलेगी तो वो तब चलेगी जब वो मार्केट के साथ, किसी भी मार्केट के साथ अटैच है ना, उसने वहां पे अपनी प्रोडक्ट भेजनी है, या तो वो लोकल मार्केट में या वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनका जो आगे से एक कस्टमर है जो उनसे बाइंग कर रहा है, जो उनसे परचेज कर रहा है, अगर वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है तो मुझे ये बताएंगे फिर आपकी इंडस्ट्री ऊपर कैसे चली जाएगी? अल्टीमेट आपको नुकसान होगा। आपने अपने कस्टमर को बचाना है, ये चीज आप ज़हन में रखें। कस्टमर का फिर आगे से काम है कि उससे जो लेके जाता है एंड यूजर, उसको भी कुछ उसमें फायदा हो। अब ये ना हो कि वो आप समझें कि ये मेरे पास जो आज गाहक आया है ना, ये तो अब आखिरी दफा है, इसने तो अब दोबारा नहीं आना, जो कर तो आज ही इसके पास जो कुछ है ना तो वो निकलवा लो। ये वाला माइंडसेट जो है वो ये चेंज होने की जरूरत है। अब आप बैठे रहें और ये कहें कि जी हमारा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, हमारे जो है वो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट में बड़ा गैप आ गया है और हमें इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए, एक्सपोर्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ये बातों से नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। आप सारी इंपोर्ट ही रोक दें, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर तो रॉ मटेरियल है ही कोई नहीं किसी चीज का। अब यहाँ पे तो हालात सर यही ना, जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी देती है तो उनको नहीं पता होता कि रॉ मटेरियल्स नहीं है, हम इंपोर्ट कैसे रोक रहे हैं और इंपोर्ट की कौन सी आइटम नेसेसरी है उनको कैसे चलेगी, वो कैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग, और आप एक्सपोर्ट का शोर करी जा रहे हैं, आपको नहीं पता एक्सपोर्ट कैसे होगी, इंपोर्ट आएगी तो इसके ऊपर जो है ना, यही अगेन ये बताएगा वो लोग बताएंगे जो स्टेक होल्डर्स, जो इकोनॉमी को समझते हैं। you are representing industry। हम ये कहते हैं कि हमारे जो सीनियर जो इस फील्ड के अंदर जो लोग ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, जो करते हैं, देखिए हर चीज़ होती है थ्रू प्रॉपर चैनल। ये नहीं हो सकता कि हम लोग खड़े होके तो आवाज़ लगा दे कि जी आप आके हमारी बात सुने। हमारा जो बिजनेसमैन का एक तरीकाकार है ना, जो थ्रू प्रॉपर चैनल हम चलते हैं, हमारी होती है मार्केट्स, हमारी होती हैं एसोसिएशंस, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं चैम्बर्स में, चैम्बर्स के बाद बात चली जाती है फेडरेशन। बिल्कुल। ये जो ओहदेदार बैठे होते हैं, अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं मियां नुमान कबीर साहब, रिसेंटली उन्होंने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में जा के खुद इस्लाम मुलाकातें भी की हैं और लोगों को इस चीज़ के ऊपर कायल किया है कि आप जो है ना वो करंट जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं वो ये हैं कि जिनकी इम्पोर्ट है, डैमरेज पड़ रहा है, आप क्यों उनको देखें। ये अगर लोगों ने देखे, अब बैंक में जाते हैं, बैंक कहता है हमारे पास डॉलर ही नहीं है। और कल भी उन्होंने मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी को लेके कि इकोनॉमी को आप फोकस करें और अपनी ये पॉलिटिकल गेम के अंदर नेवर नेग्लेक्ट योर कंट्री, दैट्स द कोर थिंग। ये चीज़ जो है ना, ये फिर इसमें होता पता है क्या है, हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे ये देखा गया कि जितनी भी हमारी जो ताजर बरादरी भी है ना, जो ताजर तंजीम है, ये भी कभी मैंने ये देखता हूँ, मुझे हैरानगी होती है, ये भी मुख्तलिफ एक टोलियों की शक्ल में आपस में बट के रहने वाले एक तरीक़ेकार से चलते हैं। हमें चाहिए इस वक्त जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं, फिर सभी लोगों को एक ही कतार में खड़े होके अपना एक ही कायद के पीछे एक लाइन ऑफ एक्शन आप करेंगे, फिर देखें आप किसी को कायल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज किसी से कुछ बात आप करते हैं, अभी जब ये आया था, बजट आया था, मुझे याद है उस वक्त बिजली के बिलों पे ये जब टैक्स की बात आई तो एक फिक्स टैक्स का सिलसिला जो है वो शुरू किया, वो कहा गया कि ये हो भी गया, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और उससे ये होगा कि जो छोटा दुकानदार है ना खास तौर पे, उसके ऊपर एक फिक्स ईज ऑफ डूइंग वर्क, उसको फिर ये है कि बाद में कोई नोटिस का मसला नहीं होगा, उसको टैक्स चोर नहीं कहा जाएगा, काम करेंगे, आराम से काम। आप बिजली के बिलों पे वो सुपर टैक्स के नाम पे और वो सेल टैक्स के नाम पे इतने ज़बरदस्त किस्म की जो है वो उसकी एवरेज बढ़ा के लगा के भिजवाएं बिल,
लोगों से दिए ही नहीं जा रहे, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। एग्जैक्टली और लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या किया गया। तो ये देखें ना, कोई पॉलिसी बनाने वाला, अब वो हुकूमत से आप पूछेंगे, वो कहेंगे हमने फलां तंजीम से बात कर ली थी। इस वक्त जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहेंगे जी हमारे से तो बात ही नहीं कम्युनिकेशन ये कौन करेगा इसका? आप पहले अपना जो है ना, सब वो तो कौमी नजरिया बनाने की जरूरत है ना, जो कि हमें 14 अगस्त अपने घर को को सेलिब्रेट भी करते हैं या इसको सारे बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी, ताजर बरादरी को अलाइन करके अपने आप को, और ये देखना चाहिए। देखें अब ये जिस वक्त प्रेसिडेंट आता है, अगर लाहौर चैम्बर का एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, या मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ चैम्बर, वो लोगों से वोट लेके आते हैं। यहाँ पे कोई पिक एंड चूज वाला सिलसिला नहीं है। जब एक मैंडेट आपको मिल गया है और आपने दे दिया है, देखें अमेरिका की आप देखें जितनी भी बातें करते चले जाएं, एक चीज वहां पे ये होती है कि जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का आपस में कंपटीशन होता है, उनकी जनाब डिबेट्स शुरू होती हैं, उसमें वो पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को बढ़ चढ़ के दिखाते हैं कि जी हम बहुत बेहतर प्लान लेके आ रहे हैं और अपने मुल्क के लिए बड़ा अच्छा करें। मगर जिस दिन उनका इलेक्शन का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, ये पता चल जाता है कि फलां पार्टी का जो बंदा है वो मुंतखब हो गया, दूसरा जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो भी साथ आके खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है अभी आए मिल के अब इस मुल्क को आगे लेके चले। ये पॉलिसी आपको जो है ना वो लेके आनी चाहिए, ये पॉलिसी सीखनी चाहिए। तरक्की याफ्ता कौमों से ये चीज़ें सीखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। राज साहब के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है और यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम के वक्त की कमी की वजह से हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आएंगे दैट इज़ अबाउट कि IMF की जो डिक्टेशन है वो किस तरह से रजीम चेंजेस के वो जो मसाइल हैं वो हमारी इकॉनमी को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1 पॉइंट एजेंडा जो है, 1 लाइन एजेंडा जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है। बातों को सिलसिला जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।